अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। पाकिस्तान और ईरान कुछ कशीदगी बढ़ी, उस कशीदगी के बाद हालात थोड़े से पूरे खित्ते के लिए कशीदा हुए, लेकिन चूँकि दोनों ममालिक के बड़े पुराने और देरीना ताल्लुकात और इस पर मामलात को हल करने के लिए एक तरफ से अगर मामला रिटेलिएट हुआ तो फौरी तौर पर पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया और अपनी सलामती पर कोई समझौता ना करने के अज़्म का इजहार किया। फिर एलामिया जारी हुआ कौमी सलामती के अहम इजलास का, उसमें भी इस पर गौर व फिक्र के बाद ये बात आगे बढ़ाई जा रही है कि ईरान भी बातचीत चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, तो यकीनी तौर पर बर्फ़ पिघल रही है। इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो खित्ते की सूरत हाल है मजमूई तौर पर सिक्योरिटी को लेकर, ख़ास तौर पर इंडिया, उसके घिनौने खेल, उसकी सूरत हाल, फिर अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के साथ मामलात, उसको भी देखेंगे। पाकिस्तान के अब इससे बढ़कर जो ताल्लुकात रशिया, चाइना और दीगर इस रीजन के ममालिक के साथ बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का वक्त करीब है और जाहिर है कि एक ऐसे वक्त पर ईरान के साथ बॉर्डर पर तनाव होना, कशीदगी होना, ये कोई अच्छे साइन नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बड़ी ही बुर्दबारी के साथ हैंडल किया। बहुत शानदार तरीके से इस सारे मामले को देखा गया और इस मामले के एक एक पहलू पर गहरी नज़र के साथ पाकिस्तान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जल्दबाजी नहीं की। जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने अपना जवाब देने में पूरे तहम्मुल का मुजाहिरा किया और वह जवाब ज़रूरी था। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बारहा डोजियर्स भी दिए जाते रहे हैं और ये एक सबूत है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान इस अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से आगाह करता रहा। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को लेकर जो डोजियर दिए वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी मौजूद है। एक तरफ ये सिचुएशन है और पाकिस्तान की सलामती का मामला और पाकिस्तान की सलामती मजबूत हाथों में, एक सुकून आया आवाम में जब आवाम को ये बात अंदाज़ा हुआ कि हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। और जाहिर है कि इस खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी, पाकिस्तान वो मुल्क है जो नहीं चाहता। पाकिस्तान इस खित्ते में तमाम उन ममालिक से, चाहे वो घिनौनी साजिश करने वाला भारत ही क्यों ना हो, उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को सिफारती सतह पर आगे बढ़ाना चाहता है। यही मामला ईरान के साथ, ईरान हमारा पुराना ब्रादर मुल्क और उसके साथ ये मामला आगे बढ़ाना था, तो जाहिर है कि फिर इसके लिए एक चैनल जो कि सिफारती चैनल है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। एलामिया में भी इसी बात का अयादा किया गया कि सिफारती चैनल को मजबूत किया जाएगा। ईरान बात करना चाहता है, ईरान ने सिफारती सतह पर रब्ता किया है, तो हम अपने रब्तों को आगे बढ़ाएंगे। अब मामला यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद के चैलेंजेस और एक बड़ा चैलेंज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा चैलेंज है जो शायद पाकिस्तान को पहले भी फेस करना पड़ा और पाकिस्तान इससे बड़ी ही शानदार तरीके से निबर्द आज़मा हुआ और कामयाब तरीके से आगे बढ़ा। जब मामला अफ़गान वॉर का आया और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, उसके बाद भी पाकिस्तान का रोल बड़ा ही नपातुला और अहम था, लेकिन पाकिस्तान ने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एक भरपूर किरदार अदा किया और इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को फैलने नहीं दिया। और इसके बरक्स अगर देखें तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के वो छोटे छोटे मामलात जो भारत की तरफ से उठाए गए, उसको इस हद तक फैला दिया गया कि वो जाती जाती वॉर जो है वो अमेरिका और कनाडा में जा पहुंची। और जब अमेरिका और कनाडा चीखे तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ दुनिया को कि भारत किस किस्म की दहशत गर्दाना सोच रखने वाला एक मुल्क है और उसका जो वज़ीर आज़म है वो ख़ुद भी एक टेररिस्ट है और जाहिर है उसकी सोच टेररिस्ट है। बरतानवी जरीदे उसने भी भांडा फोड़ा है हिंदुत्वा पॉलिसियों का और बड़ी खुलकर उन्होंने इसको बेनकाब किया है और बताया कि किस तरह से हिंदुत्वा पॉलिसीज़ वहाँ पर अक़लियतों को तो तंग कर ही रही हैं, लेकिन आस पास के जो ममालिक हैं जिसमें नेपाल और दीगर ममालिक हैं उनको भी तंग करने और वहाँ पर डिसस्टेबिलिटी में भारत का किस तरह का हाथ है। ये जो चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है, सारे तमाम मसाइल पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं के साथ उन्हें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद बिनहास साहब ने। अहमद साहब सर, बड़ी ही तेज़ी से एक सिचुएशन बनी और पाकिस्तान ने सिचुएशन को बड़े ही बेहतर तरीके से, मैच्योर तरीके से और बुर्दबार तरीके से हैंडल किया और कॉन्फ्लिक्ट को फैलने से रोका। ये बड़ी अहम बात है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदकिस्मती से पिछले 76 सालों में ऐसे किसी किस्म की सिचुएशन से ना ईरान गुजरा ना पाकिस्तान। बायलैटरल रिलेशन इंतहाई अच्छे थे। इसकी वजह क्या है कि क्यों ईरान ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की? इतने ताल्लुकात की वजह से वो अभी तक एक मखमसा है, एक समझ से बालातर है। मैं समझता हूँ कि जब बायलैटरल कोई मीटिंग होगी तो लाजमी खुल के सामने चीज आएगी कि कौन सी मिसकैलकुलेशन थी, मिसपरसेप्शन थी कि जिसकी वजह से ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हुआ और जो सिक्योरिटी अकॉर्ड हमारा ईरान
पाकिस्तान के दरमियान 2013 का था, उसको क्यों बिलाए ताक रखा गया? तो उसकी खैर असम्पशंस पे काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। मुझे तो लगता है कि शायद ये किसी लोकल कमांडर की तरफ से कार्रवाई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने शायद स्ट्राइक ईरान पे ना करता कि हमने 24 घंटे से ज़्यादा वक़्त दिया ईरान को कि वो इस पे नदामत का इज़हार करें, लेकिन बदकिस्मती से जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इस पे डेवोस में मौजूद थे, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और बैक होम ईरान के अंदर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि एक प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दी कि अगर दोबारा ऐसे मौका हुआ और दहशतगर्द में पता चला, हम दोबारा स्ट्राइक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी, अपनी जो डिटरेंस वैल्यू उसको अंडरमाइन होने से बचाने के लिए, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज के वकार को बरकरार रखने के लिए डिफेंसिव काउंटर स्ट्राइक की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी आप जो फॉरेन ऑफिसेज जो है ईरान के और पाकिस्तान के, उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, प्रेस रिलीजेज, उसमें भी आप देखें कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई दो दुश्मन ममालिक हैं। दोनों ने एक दूसरे की सालमियत, खुद मुख्तारी की जो रिस्पेक्ट करने की बात की। हाँ, ये जरूर कहा कि हम अपनी जो है रेड लाइन्स को क्रॉस नहीं होने देंगे। वो तो जाहिर है एक कमिटी ऑफ नेशंस में दोनों मुल्क एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की सालमियत, खुद मुख्तारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मजीद ये कि आपके जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कल जो मीटिंग हुई है, उसके एलामिया को भी देखें तो उसमें रीजनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सिक्योरिटी, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई और साथ ये कहा कि हम खुद मुख्तारी किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो कि नेशनल स्टेटमेंट है, लेकिन उसके मेजोरिटी से कुछ कम हिस्सा जो है वो सारे का सारा उसी नैरेटिव पे था कि पाकिस्तान ईरान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इतने 75 साल पुराने जो मोहब्बत वाले रिलेशन हैं, किसी सूरत डैमेज नहीं होने चाहिए और हम एक दूसरे की सोवरेनिटी और खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो लिहाजा दोनों तरफ से एक मोहब्बत का एक किस्म की जो है दोबारा से बातचीत इनिशिएट करने की बात की गई। ये इसी वजह से मैं समझता हूँ कि आज दोनों जो मुल्कों के सफरा हैं, जिनको कि पाकिस्तान ने अपने सफीर को, टीपू साहब को वापस बुलाया था, वो वापस जा रहे हैं अपने ईरान एम्बेसी में, और इसी तरह जो ईरानियन एम्बेसडर को हमने मना किया था वापस पाकिस्तान आने से, अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं। जब डिप्लोमेटिक चैनल अभी दोबारा से रीएक्टिवेट होगा तो इंशाल्लाह ताला उस गैप को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलेगी कि जिसकी वजह से 76 साल जो हमारी दोस्ती है कि ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को जो है एक्सेप्ट किया था 1947 में, तो ऐसा कौन सा गैप था कि जो ट्रस्ट डेफिसिट का बायस बना। तो मैं समझता हूँ कि भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने का एक इंतहाई अहम वक्त की जरूरत है, ताकि हमारे दुश्मन ममालिक, स्पेशली जो इसराइल है और इंडिया हमारे ईस्ट के ऊपर, उनको कभी मौका न मिले कि उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करें। ईरान को खास तौर पे इसका ख्याल रखना चाहिए कि उस वक्त उसे दोस्तों की जरूरत है, ना कि मजीद दुश्मन बनाने की। और हमारी बाहमी जो टेंशन है, बेसिकली फलस्तीन जो कॉज है, जिसके बारे में ईरान और पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस रखते हैं फलस्तीन की हमायत में, उसको डैमेज हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों की तरफ से जो एक डिफ्यूज करने की जो कोशिश की गई है, वो इंतहाई खुशाइंद है और हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी इस बात। अच्छा बघेड़ी साहब, मैं अब जरा इस पर आता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने कहा और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुआ ये मामला। मैं इस मैच्योरिटी की बात करूँगा, क्योंकि ये एक मेरा ख्याल है खित्ते के लिए एक नई मिसाल होगी, इस पूरे रीजन के लिए, कि एक मामला हुआ और अपनी टेरिटरी के अंदर हुआ, हमारे अपने मुल्क की, उसको इस मैच्योर तरीके से हैंडल किया गया कि उसको फैलाया नहीं गया, बल्कि एक खित्ते, एक इलाके तक रखा गया। उसका जवाब भी भरपूर तरीके से वहाँ दिया गया जहाँ पर दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ या उसके खदशात थे, तो उसी पर वो हुआ। ये जो मैच्योरिटी है, मेरा ये ख्याल है, ये खित्ते में मुझे नहीं लगता कि और दीगर अफवाज जो हैं वो इस मैच्योरिटी का इजहार इस तरह से कर सकते। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इसका जवाब दिया और इसको फैलाया नहीं गया। देखिए, जनरल आसिम मुनीर जो है ना, वो हमेशा एंगेजमेंट की बात करते हैं, वो हॉस्टिलिटी की तरफ नहीं जाते, उनकी एक अपनी अप्रोच है। लेकिन पाकिस्तान के अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के बाद हम ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाती है तो फिर जो एस्केलेशन लैडर है उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान ने हमेशा रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया। आपके सामने अफगानिस्तान की मिसाल सामने कि बुरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की 12 दफा कह चुकी है टीटीपी के एलिमेंट्स को अफगानिस्तान में नहीं बसने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी वहां जाके जो है हॉट परसूट ऑपरेशन नहीं किया, ना उनकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। ईरान के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि डायरेक्ट आपकी जो डिटरेंस वैल्यू है उसको कॉल किया गया था। तो लिहाजा पाकिस्तान को ये डिफेंसिव काउंटर स्ट्राइक करनी जरूरी थी। वो भी इंतहाई नपी तुली, और चीफ आर्मी स्टाफ इस डिफेंस काउंटर स्ट्राइक जो थी इसकी जाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने इंश्योर किया कि किसी सूरत ईरानियन मासूम सिविलियंस
या उनकी फौजी तंसीबात को हिट ना किया जाए, बल्कि वो उन्हीं लोकेशंस को हिट किया गया जो कि ईरान में अनगवर्न थी, जहां उनकी रिट मौजूद नहीं थी, कि जिनके डोजियर्स पाकिस्तान ने ऑलरेडी ईरान के साथ शेयर किए थे। दो ईरान ने स्ट्राइक को हमारी कंडेम किया, ऑफ कोर्स एज अ सॉवरन नेशन को करना भी चाहिए था, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट थी, आप देखें वो हॉस्टाइल उस तरह से नहीं थी। उसने भी कहा कि फॉरेन एलिमेंट्स मारे गए। तो चीफ आर्मी स्टाफ ने इंतहाई, जबकि प्राइम मिनिस्टर हमारे डेवोस में मौजूद थे, उनकी मंजूरी के साथ इंतहाई जो है सोफिस्टिकेशन के साथ प्रिसीजन जो वेपन्स पाकिस्तान के पास है उनका इस्तेमाल किया, और बिल्कुल कोलैटरल डैमेज को नहीं होने दिया, ताकि पाकिस्तान और ईरान के जो दिफाई, सियासी और सिफारती जो हमारे ताल्लुकात पिछले 76 साल से जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें किसी किस्म की आंच ना है। तो आपका तजिया बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान ने इंतहाई मेच्योरिटी का सबूत दिया। जी, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आसिफ साहब, सर बड़े ही मैच्योर तरीके से पाकिस्तान ने इस मामले को हैंडल किया। मेरा ये ज़ाती ख्याल भी है, और जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, कि पाकिस्तान ने एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को फैलने से रोका है। ये बहुत बड़ी बात है कि जवाब भी दिया है अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का। फिर जो टारगेट किया है वो बड़ा कंट्रोल टारगेट था, दहशतगर्दों से बढ़ के टारगेट नहीं हुआ। किसी और मुल्क को ये नहीं लगा कि उसकी सलामती पर कोई मामला हुआ। तो पाकिस्तान ने बड़ा कंट्रोल जवाब और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को एक रोक लगाई है, और दिखाया कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को जवाब देकर भी रोका जा सकता है। नहीं, ये आपकी तो खैर ये बात है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए कि वो जो है चीज एस्केलेट नहीं की। हमने तो आज तक ये इनकार नहीं किया उनके साथ कोऑपरेट करने का कि जी हम नहीं करेंगे। जिस तरीके से अफगानिस्तान वाली जो आज की जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, जिस तरीके से उनको करना चाहिए, जबकि हमने उनको सारी निशानदही भी करा दी, उनके सेफ हेवन भी बता दिए फलाना। अब हमें क्या ये मालूम नहीं है कि जी ईस्टान में जो ईस्टर्न बलूचिस्तान है उसमें बलूची भी है जो एंटी हैं, उनकी कितनी दहशतगर्द की तंजीमें कि आज के तो काम नहीं कर रही। चाबहार में 2003 से जो है ये कार्रवाई हो रही है, तो वहां से एक जो है टेररिज्म तो जारी और सारी रहा। हमें इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम आज टेररिज्म के विक्टिम हैं, जो ईरान है वो भी विक्टिम है टेररिज्म का, और उसके खिलाफ बहुत बड़ी दुश्मनी है। ये इट इज स्ट्रेटेजिक कंपल्शन ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड ईरान हैव बेस्ट रिलेशन विद ईच अदर। ये दोनों की भलाई और जो सेफ्टी है इसी में है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आसिफ हारून साहब, अगर मैं आपसे ज़रा इस पर बात करूँ, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, हम ईरान से हट के ज़रा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखें तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना है। और उस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसा मुल्क बैठा है जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, वहाँ पर कत्लो गारतगिरी में भी मसरूफ़ है भारत, और उसका वज़ीर आज़म एक ऐसी सोच का है जो टेररिज्म माइंड नहीं बल्कि वो टेररिस्ट है, ख़ुद भी माइंड होना बहुत दूर की बात है। बरतानवी जरीदों ने, इकोनॉमिस्ट ने भी अब उसका भांडा फोड़ा, बेनकाब किया। अमेरिका इस पर, अमेरिकन जरीदे इस पर अब बड़ा खुलकर इजहार कर रहे हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान का रोल इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में आने वाले टाइम में कैसा होना चाहिए, और क्या जो रोल पाकिस्तान अभी निभा रहा है इतने मैच्योर तरीके से, इतने बुर्दबारी के साथ, तो पाकिस्तान को यही रोल को कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए जी, इस वक्त जो है ना कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इस पूरी दुनिया में जो इंतशार का जो आलम है, इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स और वो भी न्यूक्लियर ओरिएंटेड फ्लैश पॉइंट कभी नहीं हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री देखें, इतनी फ्लैश पॉइंट एक बड़ी मामूली की वजह से जो है ना ट्रिगर हो गई थी। तो अब आज तक अब क्यों नहीं हुई? ट्रेड वॉर से आप कहते थे कि ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, और अला वॉर से जो है हमने ये देखा कि अब ये हो गया, और वो शुरू हो गई थी। वो कहाँ पर वो फैल रही है, उधर लेबनान को लपेट में ले रही है, सीरिया को ले रही है, उधर यमन को ले रही है, रेड सी जो है वो टर्बुलेंट हो गया हुआ है, और इधर से जो है ना हरमुज खतरे में पड़ गया है। तो वो ऊपर से जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है ये क्लैश हुआ। ये क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ईरान की सारी चीजें मालूम नहीं थी? ईरान का तो ये पेरिमीटर ऑफ सिक्योरिटी जो उसने मिडल ईस्ट में ये बनाया है, ये कोई ढकी छुपी बात है कि किसके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह हो गया या हमास हो गया या हुसीज हो गए, तो वो उधर करके काम कर रहा है, और उसको बाकायदा थ्रेट मिल रहे हैं इजराइल से भी और अमेरिका से भी। और फिर ये जो ट्विन ब्लास्ट हुए उनकी किरमान में,
और जिसको ओन तो किया था उसने इस्लामिक स्टेट जो खुरासान है अफगानिस्तान में, तो बदला उसने लिया सीरिया से, इराक से, और फिर यहाँ से ले लिया। तो ये बात तो कोई बात बनती नहीं है कि आखिर ये क्या है। इसमें जो है मुहर्रकात में आपने जैसे सही बात की कि जो सबसे शैतान इस रीजन में है वो इंडिया है। हर हर चीज में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है आप ये देखेंगे कि इंडिया का रोल एक जरूर वहाँ होगा। अफगानिस्तान के टर्बुलेंट जो है ना इसने किया, उसी ने ये 20 साल की जंग में जो है ना आग लगाता रहा। और इसी तरीके से जो है ना इसने ईरान भी, जिसके साथ हमारे पुराना ताल्लुकात रहे हैं और हमारा मुसलमान समुदाय मुल्क है, हमारी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, हमारा सदर्न बैकयार्ड है, सारी 65% हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड जो है ना सी के रास्ते यहीं से होती है। तो वो तो हम इस सूरत में उसको हम इंटरनाइज नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारी इकोनॉमिक मजबूरी से ये तो है कि अब हम अपनी वो जो अपोलोजेटिक और अपीजमेंट पॉलिसी है उसी को मेंटेन रखें। हमने अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को वो फ्रंट के ऊपर एक्टिवेट करना है। और जैसे ही जवाब दिया है, अफगानिस्तान में भी इसी तरह की एक जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल, अगर ये टीटीपी को उन्होंने दे नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक खतरा बन गया है। और टीटीपी है देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन जो है ये खराब किए हुए हैं। और यहाँ अगर इनको ये शिकायत है कि ये एक ग्रुप है जो कि सुन्नी ईरानी है जो यहाँ ये बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान तो काउंटर टेररिज्म की जंग 2001 से लड़ रहा है और मतवातर लड़ा है। और जितनी शहादतें पाकिस्तान ने दी हैं टेररिज्म करने के लिए, और कामयाबी के साथ किसी और मुल्क में दुनिया ने ये इस तरह की कार्रवाई ये नहीं की। ठीक, कोई अच्छा नहीं है जी। ब्रिगेडियर अहमद मिन्हाज साहब, सर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में हमारा रोल आने वाले टाइम पे चैलेंजेस नई हुकूमत के लिए भी ऑब्वियसली, और ख़ास तौर पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक तो हमारे लिए सबसे अहम हमारा मंसूबा सीपैक है। सीपैक के साथ वन बेल्ट वन रोड है, पाकिस्तान के राब्ते पूरी दुनिया के साथ खुलने का सबसे अहम और पाकिस्तान का गेम चेंजर मंसूबा। दूसरी तरफ इंडिया और इंडिया की शर अंगेजियाँ और उनकी वो सियासत जिसका तर्ज सियासत ही यही है कि या तो आप किसी को कत्ल करवा दें मोदी जैसा वो सिखों के साथ कर रहा है, या फिर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की ताल्लुकात को ख़राब करें। हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसका जवाब भी कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद है। हमने कैसे आगे बढ़ना है सर, और फिर रशिया के साथ ताल्लुकात की एक नई जहद को कैसे आगे बढ़ाना है, चूँकि वहाँ भी इंडिया बैठा हुआ है। देखिए, इंडिया हमेशा से पाकिस्तान का जो दुश्मन रहा है, 1947 से पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को इंडिया ने माना नहीं है। अभी हालिया दिनों के अंदर और से पहले भी जो पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात रहे हैं उसके स्ट्रेटेजिक थॉट को अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें तो स्ट्रेटेजिक थॉट में जो उसका जो मेन जिसको फॉलो करते हैं टीचिंग है वो चाणक्य है। चाणक्य जो है उसकी टीचिंग के मुताबिक आपका जो इमीडिएट नेबर है वो आपका दुश्मन है और आपके नेबर का नेबर जो है आपके फ्रेंड्स हैं। तो पाकिस्तान उस थिंकिंग के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक थॉट के लिहाज से इंडिया के मुताबिक जो है, चाणक्य के मुताबिक पाकिस्तान दुश्मन है और ईरान और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के दोस्त हैं। फिर हम बदकिस्मती से अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो अगस्त 2019 के बाद से जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, बुरी गवर्नमेंट, उसको किसी ने दुनिया ने किसी ने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। तो उसको भी चाहिए फंडिंग चाहिए जो इंडियंस वो करते हैं, उनके असेंबली की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तालिबान की माली मदद भी कर रहा है। पाकिस्तान जो इंडिया को रोके हुए है ऑल अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर, उस प्रेशर को कम किया जा सके। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक थॉट की वजह से कंपल्शन है और पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ पर भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हमने जब अभिनंदन को गिराया था तो फैंटास्टिक टी पे ला के वापस भेजा था, ना कि हमने उसका भी एस्केलेशन लेडर को बढ़ाया, हमने उनको वापस किया और मॉरली हमने इंडिया को बैकफुट पे किया था और पूरी दुनिया की तरफ से जो है एक उनको तनकीद का निशाना बनाया गया था इंडिया को और साथ उनको मॉरल हाई ग्राउंड्स नहीं लेने दी गई थी। इसी तरह अभी जो हालात ये जो बन रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अभी खुदा न खास्ता ईरान के साथ कंफ्लिक्ट में चला जाता तो हम बेहतर जानते हैं कि बीजेपी क्या चीज है। बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टी मोदी इसको लीड करता है, ये पॉलिटिकल फेस है जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो आरएसएस जो है उसी कॉन्सेप्ट जो नाजीज्म से
लीड लेती है, उसकी ये पोलिटिकल फेस है। तो इसमें भी अप्रैल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकसभा में, और हम जानते हैं कि इंडियंस की जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली बीजेपी फॉलोड बाय टू अ लेसर एक्सटेंट जो कांग्रेस है, वो हमेशा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव डेवलप करके वो एंटी जो है मुस्लिम वो वोट हासिल करती है। तो वो ये सारी कार्रवाइयां इस वक्त वो चल रही है इंडिया की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान बेहतर जानता है, हमारी जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, हम तो पढ़ते हैं इंडिया की माइंडसेट को है, उसके स्ट्रेटेजिक कल्चर को है, और हम ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर को बल्कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए भी हम अब तैयार हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान्स रेडी हैं। इंडिया तब भी हिम्मत नहीं करता कि वो रेड लाइंस को क्रॉस करे, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि पाकिस्तान ने टू फ्रंट वॉर के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्डनेस कर रखी है। हमारा जो सी पैक है उसको बचाना, हमने बचाना है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सी पैक से काफी बूम ले सकती है। उसके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 9 है जो कि अलोंग दी सी पैक है, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो हमने सी पैक डिविजन्स रेज किए हैं, जिनका मकसद ही सिर्फ उनके ऊपर चलने वाले जो तजारती ट्रक होंगे या दूसरी जो व्हीकल्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करना है। तो लिहाजा हमने हर तरह से सिक्योरिटी इंश्योर कर रखी है। और जनरल आसिम मुनीर, हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डीजीएमओ, दे ऑल ऑन द वन पेज। और इसी तरह चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एक जो ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर हमारी एक जामे डिफेंसिव पॉलिसी रेडी है, जिसमें गवर्नमेंट की ताईद हासिल है। इंडिया नोज इट, एंड इंशाल्लाह ताला विल नेवर लेट इट हैपन कि ईरान या अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात को खराब करके इंडिया अपने जो मजमूम मकासद में जो है वो कामयाब हो सके। स्पेशली पाकिस्तान, जब तक लोकसभा के इलेक्शंस अप्रैल मई में नहीं हो जाते, वी नीड टू बी ऑन गार्ड्स, एंड आवर मिलिट्री लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फुली अवेयर है इन तमाम इंडियन एक्टिविटीज। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, हम जरा बात करेंगे वापस आकर गजा की सिचुएशन की। वहां भी भारतीय फौजी इसराइल के रूप में मारे जा रहे हैं, और दुनिया को ये बात अब समझने में कोई बहुत ज़्यादा मसला होना नहीं चाहिए जो कुछ कनाडा, अमेरिका, भारत और दीगर ममालिक में भारत कर रहा है। तो भारतीय फौजियों का इसराइली रूप में वहाँ पर मासूम ज़िंदगियों को ख़त्म करना है कोई अनोखी बात नहीं है। कश्मीर में वो ये सब करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। वो बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, वो ख़वातीन की असमत दरी और कत्ल कर रहे हैं, बुज़ुर्गों का कत्ल कर रहे हैं, नौजवानों की तो नस्ल ख़त्म कर रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं, चूँकि गज़ा की सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान और आलमिया जन्म ले रहा है। वेलकम बैक जी। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, अगर मैं सर गज़ा के सिचुएशन की बात करूँ, जू नहीं रेंग रही पूरी दुनिया के कान पर, लेकिन ये ज़रूर है कि दुनिया भर में जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस पर आवाज़ उठा रही हैं, उनकी हुकूमतें कोई काम करें या ना करें। लेकिन ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका के बाद इंडोनेशिया और दीगर अब आगे बढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर मामलात को उठाया ज़रूर जा रहा है। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा इंसानी अलमिया तो जन्म ले रहा है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि बेदर्दी से बच्चों का कत्ल हो रहा है। आप वो वीडियोज़ या वो रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखते हैं। इसराइल भी और इंडिया भी बराबर का शरीक है इस जुर्म में। जी, ये तो बहुत एक ट्रेजिक किस्सा है जो कि इस वक्त गाजा में हो रहा है। 7 अक्टूबर को ये जंग छिड़ी थी, और जो उसमें 1100-1200 जितने भी थे उनके जो मारे गए एट द हैंड ऑफ द हमास। और ये नहीं समझते कि हमास क्यों मजबूर हुआ और क्यों उसने अटैक किया। उसने उस वक्त किया जब उसके पास और कोई चारा और ऑप्शन नहीं था। वो भेड़ बकरियों की तरह या तो वो खामोशी से ये मर जाते, या वो कोई तरह का एक एक्शन करके दोबारा अपने पैलेस्टीनियन कॉज को जो है ना दुनिया के सामने उजागर करते। यही एक उनके पास एक हराकरी या सुसाइड अटेम्प्ट है, ये उनके पास रह गया था। लेकिन जो दावा था इसराइल का कि जी वो डेढ़ हफ्ते में ये जंग खत्म कर देगा और हमास को वो एलिमिनेट कर देगा, वो उसके खिलाफ जो है ना शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए। और मेरे लिहाज से वो हर लिहाज से इसराइल जो है वो जंग ये हार रहा है कि इतनी बड़ी फौज जो एयर और ड्रोन और ग्राउंड ऑपरेशन और सी ऑपरेशन ये जो है ना लगातार 3 महीनों से ज्यादा हो गए हैं जो वो बम्बार्डमेंट कर रहा है, और जो उससे वहाँ पर कोहराम मचाया हुआ है और क़यामत सुग़रा है। यहाँ पर है वो कहते हैं कि अब आदम जो है एक रिबल बन गया है और ग्रेवयार्ड ऑफ चिल्ड्रन है वो ये बन चुका है। 85% जो है ना लोग प्लेस हो गए हैं। 24-25 हज़ार जो है अमवात शहादतें
वहाँ हो चुकी हैं। जो जख्मी हैं उनकी तादाद 60,000 क्रॉस कर गई है। कोई वहाँ पर जो है ना वसीले उनके पास नहीं है, हर चीज वो ये कटअफ है, लेकिन अभी तक जंग जारी और सारी है। गो के उनकी ग्राउंड फोर्सेस अभी सदन गाजा के एंड तक भी वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हमने इसको अभी कब्जा कर दिया है और हम जो है अभी उस सिचुएशन की कंट्रोल में है, क्योंकि जवाबी कार्रवाइयां जो है अब भी जारी और सारी हैं। न ये कि हमास की तरफ से विदिन गाजा, इसी तरीके से हिजबुल्लाह जो है लेबनान से, हालांकि लेबनान को उन्होंने थ्रेट किया कि हम इसको भी गाजा बना देंगे, वहां से भी वो जो है ना उनके मिसाइल रॉकेट्स जो है ना वो बरस रहे हैं नॉर्दर्न इसराइल की तरफ, और हुतीज जो है उनकी भी अपनी कार्रवाई जारी और सारी है, बावजूद इसके कि पूरा अर्मिदा जो है वेस्टर्न जो है वो वहां पर जो है ना रेड सी में आ चुका हुआ है, और उसने बाकायदा जो है ना एक किस्म की जंग जो है यमन के खिलाफ की है। उनके जितने मिलिट्री ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको निशाना बनाया है, लेकिन बावजूद इसके इस वक्त मेजर शिपिंग कंपनी जितनी भी इंटरनेशनल हैं उन्होंने वो रास्ता छोड़ के केप ऑफ गुड होप चले गए हैं, और हुतीज ने अपना ऑफेंसिव जारी और सारी रखा है। उनकी सिर्फ एक यही डिमांड है कि इजराइल को इतना ना पहुंचाएं, और वहां तो ये जो जंग है जो इलीगल है उसको ये बंद करें, कत्ल गारत जो है ये जो है उसको ये खत्म करें। तो उस लिहाज से सूरत हाल जो है तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो आज की जो सिचुएशन दुनिया में है ऐसे कभी नहीं हुई, जबकि इसराइल हमेशा पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का एक लाडला रहा है। जो उसकी वो बात है वो ये मानते थे, उस राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है ना सिर्फ इसराइल को ही मिला हुआ था, बाकी किसी को ये नहीं था। बिल्कुल सही आज बात है। जो है ना लोग इसकी जो है ना अपोजिशन कर रहे हैं, अमेरिका में भी, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और ये पहली दफा ये भी तारीख में हुआ है कि आईसीजे में जो है ना उनका केस जो है ना वॉर क्राइम्स के ऊपर ये जा चुका है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये एक इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा ये हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है कमी ये रह गई है, हम रिस्पॉन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जी, और खास रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड ही तो सर मसला है। रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, रोल ऑफ ओआईसी, यही तो प्रॉब्लम है, वरना तो ये इतनी हिम्मत, इनमें हिम्मत ही ना होती ये करने की। ब्रिगेडियर अहमद साहब, सर आपके कमेंट्स इस पर। ओके, मैं क्विकली इसका एनालिसिस कर दूं कि क्या वजूहत है और किधर कश्मीर अपना गजा वाला काज किधर जाए। सबसे पहले तो ये कि 21-22 सितंबर को नेतन्याहू ने यूएनजीए के प्लेटफॉर्म पे नया नक्शा फलस्तीन का दिखाया था, जिसमें कि गजा और ये जो वेस्ट बैंक में दिखाई नहीं गया था, तो वहां से इंस्टिगेट हुआ और 7 अक्टूबर को अटैक गजा से मेन इसराइल लैंड के ऊपर जो सोकल कब्जे में वहां से हुआ, और तकरीबन अभी 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 17 जनवरी को 100 दिन हो गए थे और अभी 2-3 दिन ऊपर हो गए। इस वक्त तक तकरीबन 20-21 हजार जो है वो फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 के करीब खवातीन और बच्चे शामिल हैं। वजूहत क्या है इसके? 2-3 क्विकली अगर मैं आपको रीजन बता दूं। एक, सबसे पहले ये कि इसराइल के जो अंदर अपनी जो पॉलिटिक्स थी वो बुरी तरह से इस वक्त नाकामी का शिकार थी। कोई 13-14 साल नेतन्याहू पहले वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर 4 गवर्नमेंट चेंज हुई थी इसराइल के अंदर, और दिसंबर 2022 में नेतन्याहू दोबारा कमांड में आए थे। इसलिए उसको ऐसा कुछ करना था कि जिससे वो अपनी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप को मजीद, जो उसकी लिकुड पार्टी है, उसको लिकुड पार्टी को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए उसने ये अटैक करना था, जो उसने नक्शा लहरा के किस्म में इंस्टिगेट किया। 1 सेकेंडली, इसराइल के अंदर खुद फार राइट जो है उनकी आवाज जो है वो बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि फार लेफ्ट वाले जो हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज थे, वो उनकी आवाज दबती चली जा रही थी। तो लिहाजा इस लिहाज से भी इस चीज को मिटिगेट करने के लिए करना जरूरी था। नंबर 3, अगर रीजन के ऊपर आप ले लें तो ओआईसी के आपने देख लिया कोई जो ज्वाइंट उनकी मीटिंग्स हुई हैं इसके ऊपर, गजा के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट किसी सूरत भी स्ट्रांग नहीं थी। जो अभी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो कम्युनिके आना था वो आया ही नहीं, क्योंकि इतना मुस्लिम उम्मा जो है वो वीक हुई हुई थी। तो इसलिए भी एक शय मिली नेतन्याहू के मुस्लिम तो डिवाइडेड है, तो लिहाजा हम जेनोसाइड करके जैसे गजा की पट्टी को ये जो वेस्ट बैंक को उन्होंने बिल्कुल
डाइल्यूट कर दिए, चंद एक रेमिनेंट्स रह गए हैं बैतुल मकदस के आसपास। इसी तरह गाजा की पट्टी जो कि स्ट्रेंथ है ना 25 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर, उसको भी डाइल्यूट किया जाए। तो एक किस्म का लोकली, रीजनली, डोमेस्टिकली कंडीशंस तैयार थी। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो यूएस के अंदर इस पर जो बाइडेन जो है वो सख्त गैर मकबूल है। जो ट्रंप साहब है उनको दोबारा से आने का जो है वो कंदिया मिल चुका है, वो इलेक्शंस अब लड़ चुके हैं। तो जिस तरह से जो ट्रंप साहब हैं वो मेरे ख्याल में शायद इस तरह से सपोर्ट ना करें इसराइली काज को जैसे कि जो बाइडेन कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो विंडो मिली हुई थी इसमें जो है इसको नेतन्याहू ने ये अटैक करना ही करना था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशंस है जो दुनिया को प्रोटेक्ट करती है, उसकी मैक्सिमम फंडिंग अप टू तकरीबन 35 to 40% जो अमेरिकन देते हैं। तो जब अमेरिकन का जो है स्ट्रॉन्ग अलाय इसराइल जो है वो अटैक कर रहा, तो फिर आप जब आप फंडिंग देते हैं तो साथ स्ट्रिंग्स भी अटैच होती हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट इस वक्त हुई है वो आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका गया, उसके साथ इंडियन नेशन ने भी अभी ज्वाइन किया है और उसने अपार्थाइड जो कि व्हाइट्स के अगेंस्ट ब्लैक जिस तरह से साउथ अफ्रीका में कंडीशंस का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल और एक लीगल माइलेज हासिल की है वहां से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। तो एक किस्म का पॉलिटिकल लीगल प्रेशर तो जरूर डेवलप हुआ, लेकिन अभी तक अमेरिकन जो हैं इसके साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जो आपकी जो स्टेटमेंट्स भी आउट हुई हैं उसमें इसराइल को कंडेम नहीं होने दिया है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि इस वक्त माइट अच्छा अहमद साहब, एक तो खाली हम आप अमेरिका की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन बरतानिया या दीगर ममालिक वो भी बतौर हुकूमती सतह पर बोलने से कासिर हैं। बात अवामी सतह पर तो हो रही है, हुकूमती सतह पर बोलने से कासिर हैं। और भारतीय फौजियों का वहां पर मारा जाना, उनका क्या काम है एक दूसरे मुल्क की लड़ाई में खुद उस भेस में पहुंचना? देखिए वो अगेन फिर वही बात है कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी सयाने। मैं पंजाबी में हमेशा से कहता हूँ, अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं और आपकी जो सफारती, सियासी और मिलिट्री जो है वो जितनी आपने डेवलपमेंट करनी है वो वेस्टर्न पावर से अटैच्ड हैं, तो जब भी आप उनसे जब कर्जे लेंगे और दूसरी चीजें करेंगे और उनकी जो है वो मरूने में मिन्नत रहेंगे, तो दुनिया जो है सोल सुपर पावर यूएस है। तो लिहाजा आप जब उनसे फंडिंग लेंगे या अपने मुख्तलिफ कॉजेज में अमेरिकन को इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी वॉइस डायल्यूट होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने और ईरान ने दोनों ने मिलकर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने खास करके जो चीफ आर्मी स्टाफ है हमारे, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है कि जो 1967 से पहले की जो बाउंड्रीज थी फलस्तीन के, वहां पे जाना चाहिए। जंगबंदी का मुतालबा किया, हमने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। लेकिन जहां तक आपका जो इंडियन सोल्जर्स का ताल्लुक है कि वो इसराइल में मारे गए हैं, तो इसराइल का और इंडिया का नेक्सस हमेशा से माना जाता है, क्योंकि दोनों का एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव रहा है। और मोदी के गवर्नमेंट के दौरान अभी ये सेकंड टर्म अपनी पूरी करने वाले हैं, तो इसराइल के साथ इन दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बीइंग एंटी मुस्लिम जो है वहां गवर्नमेंट्स होने के मजीद स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है सर, ये भी बात है अमित साहब कि दोनों जायोनिस्ट सोच और जायोनिज्म दोनों तरफ पाया जाता है, ये कोई अलग नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकॉनमी, आने वाले दिनों में भी उसका चैलेंज और हालिया भी चैलेंज, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या बेहतर इनिशिएटिव लिए गए, हल क्या है उन मसाइल का जो इकॉनमी से जुड़े हैं, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था, बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी सूरत हाल पर। चूंकि इलेक्शन करीब करीब है और पाकिस्तान के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं, या आने वाली हुकूमत और उन पार्टीज़ के लिए जो इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, वो है इकॉनमी। कर्ज लिया पाकिस्तान ने $5 अरब से भी ज़ायद, $5.96 करोड़ के करीब कर्ज लिया लास्ट 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, और मुख्तलिफ ममालिक से और एजेंसी से ये कर्ज लिया गया। कर्ज की सूरत हाल अपनी जगह, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट अगर हम देखें तो कशीदगी, जो बॉर्डर कशीदगी है, उसको देखकर गिरावट का शिकार हो रही है। पाकिस्तान में और रीजनल ट्रेड में कितना बड़ा मामला है, चूँकि हम रीजनल ट्रेड की बात तो कर लेते हैं, पर रीजनल ट्रेड के लिए जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं उसका यूजेज कैसे किया हमने। पावर सेक्टर की बात करें, अगर IMF मंजूरी देता है तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा बिजली की कीमतों में, और जो बिल आएंगे उसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। गैस की अवेलेबिलिटी का एक अलग मामला है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का अलग मामला है। एग्रीकल्चर एक डिफरेंट इशू है। पाकिस्तान में किस किस तरह से पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, नई मंडियों तक रसाई, नए ट्रेड एवेन्यूज़ का इस्तेमाल या उनको खोलना। फिर चाइना के साथ हम जो एग्रीमेंट करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स,
उसका हमने क्या फ़ायदा उठा लिया 313 मसनूआत का, फिर सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट, लेकिन हमारी इंडस्ट्री पर दबाव है। हम अभी तक इंपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को भी प्रमोट नहीं कर पाए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर को भी प्रमोट नहीं कर पाए। ये एक बड़ा चैलेंज है आने वाली हुकूमत के लिए, और बेरोज़गारी डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है। यूथ बड़े लेवल पर या बड़े स्केल पर बाहर जा रही है पाकिस्तान से, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, और अहम बात यह है कि डॉक्टर साहब की बड़ी ग्रिप भी है। डॉक्टर साहब ने बहुत लंबा अरसा काम किया है फिजिकल प्लान्स, फिजिबिलिटीज़ पर, जो कि पावर सेक्टर से भी रिलेटेड हैं, जिसे हम एनर्जी सेक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हम कर्ज ले रहे हैं, फिर हमने अगर लास्ट 2023-24 के 6 माह की बात करूं, हमने 5 अरब 96 करोड़ डॉलर का फिर कर्ज ले लिया है, बैरूनी कर्ज। अच्छा, कर्ज की तादाद बढ़ती जा रही है, IMF जाहिर है टाइटन कर रहा है चीज़ों को, और उन्होंने अपना कर्ज वापस लेना है, वो गलत भी नहीं है। उन्होंने अपने प्लान्स के मुताबिक चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करवाना है, वो भी ठीक है। क्या बेहतरी आ रही है सर? बैरूनी कर्ज देखें, अंदरूनी भी देख लें अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर भी, लेकिन इंडस्ट्री बड़ा कम कर्ज ले रही है। पिछले चूँकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी गिरावट का शिकार रही, तो इंडस्ट्री ने बैंक से कर्ज बहुत कम लिया, जिस पर कैब और वगैरह हासिल होता था, तो बैंक्स भी अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाते थे। तो अर्सलान, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। हम एक कुल्ली जायजा ले पाकिस्तान की इकोनॉमी का। कुल्ली जायजा इस तरह से है कि 2023 जो खत्म हुआ, उसके शुरू में IMF के प्रोग्राम में इन एंड आउट रहा पाकिस्तान। रिजर्व्स गिर गए, रुपए की कीमत कमजोर हुई, इन्फ्लेशन बढ़ी मुल्क में, इंडस्ट्री और स्लो हो गई, अनसर्टेनिटी बढ़ गई, स्टॉक मार्केट कम हो गई। ये पहले 6 माह का बड़ा क्लियर सा हाल था। IMF का प्रोग्राम होता है, और मैं बहुत प्रोपोनेंट रहा हूं कि पाकिस्तान को IMF का दामन कभी भी छोड़ना जो है वो नहीं चाहिए था। IMF का प्रोग्राम होता है, IMF के प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की जो इस वक्त 2.9 अरब डॉलर के रिजर्व्स 20 जून 2023 को थे, वो बढ़ के इस वक्त 8-8.5 अरब डॉलर के करीब चले गए। पाकिस्तान की जो मूवमेंट हो रही थी रुपए की, अनकंफर्टेबल सी, वो कम हो गई। थोड़ा सा मालियाती खसारा संभला, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा। पर इसके साथ साथ आपने देखा कि थोड़ी सी हमने जो इंटरनेशनल हमारा करंट अकाउंट का खसारा था, वो पिछले साल पहले 6 माह में 3.7 अरब डॉलर था, वो थोड़ा सा कम हो गया, 800-850 मिलियन डॉलर पे आ गया। अब ये एक ओवरऑल अमूमी सी पिक्चर है जो आपको मैंने पेश की है ऑफ द इकोनॉमी। देयर इज सम गुड साइन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो इनिशियल दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमी में। इसकी वजह IMF का प्रोग्राम, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी डॉलराइजेशन की तरफ पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका बढ़ना है। ये एक शॉर्ट टर्म जायजा है। इसकी वजह से जो अपनी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसको तकवीयत मिली है, क्योंकि अब गोल्ड का ग्लिटर भी नहीं है, प्रॉपर्टी की उस तरह की जो बढ़ना है वो भी रुक गया है, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट का जरिया है वो या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है इनटू सेविंग्स, या पाकिस्तान में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो आपने मार्केट में जो कि वैल्यूज बहुत लो हो गई थी, प्राइस टू अर्निंग्स बहुत नीचे गिर गई थी, पाकिस्तान की एक छोटी मार्केट है, उसमें पैसे आए, वो मार्केट जो है 50 to 55% बढ़ गई। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड भी अपनी जगह बढ़ गया। पर जिस चीज पे हम काबू नहीं जिसको हमें काबू पाना चाहिए था, बल्कि ये कहना कि हम काबू नहीं पाए उससे बेहतर ये होगा, वो थी इन्फ्लेशन। वो अभी भी जो हमारी 51 आइटम्स हैं हम जिनका जाकर हर वीक जायजा लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर वो 40 to 45% बढ़ी हुई हैं। ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, कतई तौर पे इट्स नॉट कंफर्टेबल। उसकी बड़ी वजह प्राइस एडजस्टमेंट्स एनर्जी की हैं, हमारी कमजोर पैदावारी सलाहियत है, इंपोर्टेड भी चीजें महंगी हैं, अभी भी महंगी आ रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रुपए की कदर बेहतर तो हुई है, पर कहां 150-200 रुपए का रुपया आज से 2 साल पहले, और कहां 280 का रुपया वर्सेस द डॉलर। ये एक शॉर्ट टर्म का जायजा मैंने आपके सामने रख दिया बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे कहूं, आपने बहुत
कॉम्प्रिहेंसिव, आपने सारी चीज़ें बताई। अगर मुझे ये बताएं, हम दो चीज़ों का आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। एक हमारा इंपोर्ट बिल अनकंट्रोलेबल है वर्सेस एक्सपोर्ट्स। दूसरा इन्फ्लेशन, हमने ये कहा था या सुना था कि गवर्नमेंट या वजीर ख़जाना ये कहते आए, पिछली गवर्नमेंट से लेकर नए वाले भी अगर हम बात करें, कि जी जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के तहत डिस्काउंट रेट वाले मामले को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ऐसा हुआ नहीं। आपने बहुत ही दो कलीदी चीजें सामने रखती हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन पे गुफ्तगू कर लेते हैं, बिकॉज ये हर खास व आम को अब दिक्कत दे रही है। ये कहना कि ये सिर्फ वल्नरेबल सेगमेंट्स या जो ज्यादा कमाई नहीं करते लो इनकम सेगमेंट्स, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का मिडिल इनकम भी जो है वो इस दफा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो 51 आइटम्स हैं उनकी वजह से तकलीफ में आ गया है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सो हम इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, इन द लॉन्ग टर्म तो इन्फ्लेशन तब ठीक होगी जब पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी। अगर आप एग्रीकल्चर में आज भी 30 से 35% कम यील्ड्स देते हैं कंपेयर टू द वर्ल्ड, और कई जगह पे तो आप 50% कम यील्ड देते हैं, आपकी वेस्टेज 30 to 35% है जब आप फार्म से मार्केट जाते हैं, तो फिर तो आपकी कीमतें जो है वो बढ़ती रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग की भी पैदावारी सलाहियत कम है, और प्रोडक्टिविटी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग रहे ही 12% गई है जीडीपी का। सो आपका इंपोर्ट बिल है 25% ऑफ जीडीपी, पर इससे ज्यादा जो आप हर्ट हो रहे हैं अरसलान भाई, वो ये है कि आपका एक्सपोर्ट 9% है जीडीपी का। पाकिस्तान के लिए ये कतई तौर पे अब जो इस वक्त की ये चीजें हैं ये सूटेबल नहीं है। इसी से जो आपका करंट अकाउंट का खसारा बनता है वो इस गैप से बनता है। अगर रेमिटेंसेस ना हो तो फिर तो बहुत बढ़ जाए। अब आपको अगले 5 साल में, ये तो हमने गुफ्तगू की कि इमीडिएट स्टेबलाइजेशन आईएमएफ से हो गई, बट अगले 5 साल तो आपके हैं। आपने अपनी पैदावारी सलाहियत को, आपने अपनी एग्रीकल्चर की यील्ड्स को, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, ये काम तो आपने जाके करने हैं। अगर आप अपनी बिजली को एफिशिएंट नहीं करेंगे, अगर आप अपने बिजली के निज़ाम को दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर आप पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, यानी कि आप क्या इन्वेस्ट करते हैं हर साल अपने जीडीपी का, वो 14% है। अरसलान साहब, जिन मुल्कों ने तरक्की की है दुनिया भर के, ईस्ट एशियन मिरेकल, इंडियन बेहतरी, बांग्लादेश की बेहतरी, इंडोनेशिया, चाइना, ये 30 से 35% अपनी हुजम का इन्वेस्ट करते हैं। अगले 5 साल में ये 14% को 25% करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के 9 से 15% पे ले जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत, इसमें जरा एडअप कर दें। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मैं, फिर मैंने वर्ल्ड बैंक भी पढ़ी, और फिर मैंने 2-3 चीज़ें ब्लूमबर्ग और दीगर को मैंने बहुत क्लोजली पढ़ने की कोशिश की। जो मुझे समझ आया, आप तो उससे बहुत बेहतर, वो ये बताते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है उसकी कैपेसिटी 88 to 90 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की है, लेकिन हम अभी तक 25-26 बिलियन डॉलर पे फंसे हुए। क्या ये दुरुस्त है बात? हमने पिछले 3-4 साल में एक चीज दी, उसका नाम था टर्फ। ये एक ऐसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी थी जो 2.5 से 4 अरब डॉलर के दरमियान पाकिस्तान में दी गई, 1% की इंटरेस्ट रेट पे दी गई, 10 साल का पेबल पीरियड था। इसका मकसद था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो पैदावारी ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, नॉट प्रोडक्टिविटी बट जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसका हुजम बढ़ाया जाए। पर हमने वो किया तो, पर हम उसको अभी तक बरूए कार नहीं ला सके, इसलिए ये कहा जा रहा है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ अरसलान, हम जब साल शुरू हुआ तो आपको पता है एस्टिमेट ऐसे बड़े बड़े बनाते हैं, और अब भी कहा जा रहा है कि हम 25 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करेंगे और बाकी एक्सपोर्ट्स अलहदा करके हम 30 से 34 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करेंगे। पर ऐसा नहीं होगा। हम 18 अरब डॉलर से ऊपर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपने जैसे फरमाया 25 से 28 अरब डॉलर टोटल हुजम लग रहा है एक्सपोर्ट्स का। अब इसकी पैदावारी सलाहियत भी बढ़ानी है, और जो इस वक्त अनयूटिलाइज्ड हमारे पास टेक्सटाइल की इस वक्त कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है उसको भी वापस लाना है। इसमें दो चीजें अहम है। एक तो यह है कि हम अपने घर को ठीक करें, एनर्जी की प्राइसिंग इनके साथ ठीक करें,
एनर्जी की सप्लाई ठीक करें। दूसरा ये है कि एक वर्ल्ड की रिकवरी भी शुरू हो रही है। उससे मतलब ये है कि दुनिया में इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गई है अरसलान, और आपके इंटरेस्ट रेट मार्च और मई के दरमियान कम होना शुरू हो जाएंगे। सो वर्ल्ड की जो रेजिलियंस है, इकोनॉमिक रेजिलियंस, वो ऐसी दिखाई दे रही है कि दी वर्ल्ड कस्टमर विल कम बैक। ठीक। पाकिस्तान के लिए 2024 कलीदी काम करने का साल है, इसलिए आई रियली होप कि 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत जो है वो इन सब बातों को समझती हो जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अच्छा, वर्ल्ड रिसेशन की आपने बात की, कंजम्पशन पावर की मैं आपसे बिजली पर भी बात करूंगा, लेकिन सर हमें एक लंबे अरसे से कंज्यूमर मार्केट बना दिया, कंजम्पशन पावर हमें रही नहीं, ज़ाहिर पैसा नहीं था, कंजम्पशन भी ख़त्म होती गई। फिर हमने इंपोर्ट पर इतना इन्हिसार कर लिया कि हम पाकिस्तान में रॉ मटेरियल खुद से तैयार करने से हाथ धो बैठे, चूँकि हमने छोटे छोटे पॉकेट्स में काम नहीं किया, जैसे चाइना करता रहा, जापान करता रहा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता रहा। जापान की तो एंटरप्रेन्योरशिप उनके जीडीपी के रेशो में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ये जो सर हम छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर से मंगवाते हैं, क्या पाकिस्तान में डेवलप करने के लिए इन नौजवानों को जो बाहर जा रहे हैं, कोई स्किल वर्कर करके यहीं पे नहीं उनको कुछ छोटे और आसान कर्जे दिए जा सकते थे? जबरदस्त बात आपने सामने रखी है। जापान की तरक्की उनकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वजह से आई थी। बहुत से मुल्कों ने जो तरक्की की उसका यही मॉडल था। लोग पाकिस्तान में सिर्फ बात करते हैं लार्ज स्केल की, और मैंने भी जो गुफ्तगू अर्लियर की वो ये थी कि ये हमारी बड़ी टेक्सटाइल, बड़ी राइस की फैक्ट्रीज, बड़ी फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज, बड़ी ऑटोमोबाइल, सारी गुफ्तगू ये 80,000 हैं। 52 लाख पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। इन 52 लाख में से अगर मैं आपको एक सिर्फ फिगर दूं तो ओनली 167,000 हैव एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंस इन पाकिस्तान। मतलब हैरानगी की बात है ना। सो अगले 5 साल भी ये हैं कि इनकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है दुनिया से, इनको जो कनेक्ट करने के अलावा इनको अपग्रेड करके इनको बेहतर बनाना है, ताकि ये ग्लोबल वैल्यू चेन में कोई बत्ती, कोई चप्पल, पाकिस्तान की पेशावरी चप्पल दुनिया में बेच सकें, पाकिस्तान का कोई सुई दुनिया में बेच सकें, कोई छोटा आइटम दुनिया में बेच सकें, किसी ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि कोई सैमसंग, कोई किसी का पार्ट बन सकें। यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। पर क्या हम इतनी मेहनत कर सकते हैं इन पे? सवाल अब ये है कि ये जो सारी चीजें हमने आपके सामने रखी हैं, इनका ना आईएमएफ से ताल्लुक है, ना इनका किसी और दुनिया के मुल्क से ताल्लुक है। ताल्लुक ये है कि क्या हम अपना घर इंडस्ट्रियल बेस को बनाने में मराद से हटकर मेहनत करके इनकी लेबर प्रोडक्टिविटी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की बेहतर यील्ड, बेहतर पानी, ये है सब काम जो दुनिया ने किया है तरक्की करने के लिए। तरक्की का और कोई दुनिया में तरीका नहीं है। एफिशिएंसी इन दी एनर्जी सप्लाई एंड प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, जबरदस्त, यही है दुनिया में तरक्की का सर। जो बात आप कर रहे हैं, हमने देखा दुनिया में जितनी एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आई या फिर इनोवेशन आई, जिद्दत आई, वो एंटरप्रेन्योरशिप से आई, वो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से आई। वो बड़ी इंडस्ट्री तो उसमें कोई जिद्दत नहीं लाती, उनका तो एक रूटीन या ट्रेडिशनल वर्क है। मशीन्स लगी हैं और मशीन से कपड़ा निकल रहा है तो निकलता जा रहा है, थ्रेशर लगे हुए हैं तो उससे जो गंदुम शंदुम निकल रही है निकलती जा रही है। कॉटन की अगर इंडस्ट्री है तो उससे कॉटन निकलती। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसने जिद्दत दी, उसने नई नई चीज़ें दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई। हमारे पास ये कैपेसिटी है, हमारे नौजवान अक्सर आप देखें सोशल मीडिया पे नई नई चीज़ें आती, लेकिन उनकी सपोर्ट नहीं है। सर हम कर्ज लेना इतना मुश्किल है नौजवानों के लिए, 2500 डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं उनसे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, एक तो यह कि जिंदगी में जितनी आसानियां पैदा करेंगे, ये तो हम मतलब इस्लामी तौर पे भी कहते हैं ना कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। हुकूमत को भी आसानी पैदा करनी है। एक तो रास्ते में से निकल जाएं जहां रास्ते में लोगों के खड़े हैं। आज भी हुकूमत का और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। हुकूमत से मतलब मेरा कोई पार्टी या एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, स्टेट का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। हम पैदावार भी स्टेट से करते हैं, एसओईज के थ्रू, हम प्राइसेस को कंट्रोल भी स्टेट के थ्रू करते हैं, हम सब्सिडीज भी स्टेट के थ्रू देते हैं, हम इंटरेस्ट का तायुन भी स्टेट के थ्रू करते हैं, हम रेगुलेशन भी स्टेट के थ्रू करते हैं, हम टैक्सेशन भी स्टेट के थ्रू करते हैं। इन सब चीजों को आसान बनाएं,
ये जो यूथ जो 23, 35, 25 सालों का यूथ है और जो 60-65% है, चाहे बहुत ट्रेंड नहीं है, ये भी एक सच्ची बात है, पर इसको काम पे लगने के लिए और नौकरी जो सरकारी है उससे दूर हटाकर लाएं कि वो कोई छोटी मोटी इनोवेशन करे, कोई काम करे, कोई चीज बनाए और एफिशिएंट होकर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में आए। ये काम अब पाकिस्तान को अपनी स्टेट को सोचना है कि हमने री इमेजिन कैसे करना है स्टेट को, ताकि वो एक मुख्तलिफ स्टेट बन के अगले 5 साल में आए। हुकूमत एफिशिएंट हो, साइज छोटा हो, लोगों को पनपने का मौका दे। वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग वेरी डिफरेंटली इन द नेक्स्ट 5 years। इसी 5 साल में ये फीलिंग ही लोगों को एक डिफरेंट आनी चाहिए कि एक मुख्तलिफ किस्म की गवर्नेंस पाकिस्तान देने को तैयार हो गया है। अच्छा सर, रीजनल कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? चूंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करीब करीब के रीजन्स में सेल या मार्केट करने को आसान होती हैं। फ़र्ज़ कर लें हम अगर रशिया की बात करें तो बहुत ठंडा इलाका है और रशिया से जुड़े जो बाकी ममालिक हैं ठंडे, वहाँ पर हम अगर अपनी जो इसको कह लें आप अपने जैकेट्स या इस तरह की चीज़ें जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, अगर हम लेदर प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो हम उसकी भी मार्केट नहीं कर पा रहे। हालांकि ये तो बड़ा आसान था हमारे लिए, बिल्कुल रीजनल कनेक्टिविटी अब तो क्लोज भी है सीपैक और वन बेल्ट वन रोड की वजह से। देखिए ना, चाइना से लेके कार कंट्रीज तक पाकिस्तान मतलब सेंट्रल एशिया का एक अहम रीजनल ट्रेडिंग हब बन सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो हमारा सारा ये बॉर्डर है, इस पे तो हमारा ना किसी से झगड़ा है ना कोई मुश्किल है। हमें इनसे एनर्जी चाहिए और इनको हमें दालें भी बेचनी है, लेदर भी बेचना है, धागा भी बेचना है, चप्पल भी बेचनी है, ये सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट बेचना है और माइंस एंड मिनरल्स को भी एक्सपोर्ट करना है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, राइस भी एक्सपोर्ट करना है। अब ये ट्रेडिंग रूट बनाना चाहिए। पाकिस्तान जो आप बार बार एसएमईज का जिक्र करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, ये ही इन कनेक्टिविटी का पार्ट बनेंगे। हमारा 80% जो इस वक्त भी नॉन एग्रीकल्चर लेबर है वो इसी में पड़ा हुआ है। हमारा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इनका बहुत बड़ा है। इन सबको बिजनेस एनवायरनमेंट के अलावा, एक्सेस टू फाइनेंस के अलावा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करें, इनमें जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनको बेहतर करें, इनको मार्केट कंस्ट्रेंट से निकालें। जितने हमारे इंटरनेशनल इस वक्त हमारे अपने डिप्लोमैट्स हैं और कमर्शियल काउंसलर्स हैं, इनको रिवैम्प करके टारगेट देने पड़ेंगे ताकि ये जामिन हो पाकिस्तान को कनेक्ट करने का और फिर इन लोगों को उन बिजनेस हाउसेस से छोटे छोटे मिलवाने का। अब ये सब बातें जो हम आज आपसे कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की, जिसे आप कहते हैं ना, मुश्किल काम है। पाकिस्तान में कीमतों को तब्दील करने को लोग कहते हैं जी बड़ा टफ डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल टफ डिसीजन नहीं है। ये जो रिफॉर्म माइंडेड माइंडसेट है और ये जो पाकिस्तान को एग्री टेक, हेल्थ टेक, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फिनटेक, ये है पाकिस्तान का मुश्किल काम। क्या हम ये काम अगले 5 साल में वो नहीं करेंगे तो 10 साल बाद करेंगे? जो काम मैंने आपके सामने रखे हैं, आप मेरा इंटरव्यू आज रख लें, ये काम होने ही होने हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की बका ही इन चीजों में है कि पब्लिक फुटप्रिंट कम होता है और प्राइवेट एफिशिएंट फुटप्रिंट जो है वो आगे बढ़ता है। इसीलिए मैंने आज कोई डेट और आईएमएफ और ये इसकी गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि कलीदी गुफ्तगू अब उस टाइम पे जब नई हुकूमत आने वाली है, हमें इन आइडियाज के साथ जरूर करनी डॉक्टर साहब, मैं यही बात, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात यह है कि आज जितनी डिस्कशन हुई मसाइल से ज़्यादा वसाइल और उनको बरूए कार लाने का जिक्र था कि इसमें हल मौजूद है, हल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती हुकूमतों के लिए। आप देखें, आप गुर्बत से उठते हैं और दुनिया की अमीर तरीन नेशंस तक पहुंच जाते हैं, बल्कि सुपर पावर बनने तक पहुंच जाते हैं। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जो हाल मलेशिया का था और आज जिस हाल पे मलेशिया खड़ा है वो अनबिलीवेबल नहीं है, बिलीवेबल है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया है, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझकर उस पर काम किया है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। मसाइल अपनी जगह लेकिन उनका हल मौजूद है और उसी पर कोशिश की कि आज के पूरे प्रोग्राम में उस पर बात हो। अब तक के लिए इतना ही। टॉक शो से दीजिए अस्लान कोकर को इजाज़त।